उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे सुकून से भरा नया सवेरा। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार। राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड यानी कि NCEL सहकारिता के क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। सभी सहकारिता समितियां इसकी सदस्य बन सकती हैं। सोमवार को NCEL के द्वारा अपने मकसद को प्राप्त करने के कदमों पर चिंतन के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आज अपने इस खास कार्यक्रम में सहकार से समृद्धि में हम NCEL और इससे होने वाले फायदों पर चर्चा करेंगे। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड द्वारा सहकारी निर्यात पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने भाग लिया। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि हमारी नई व्यवस्था में सहकारिता के माध्यम से जो निर्यात होगा, उस निर्यात में जो हिस्सा किसान का होगा उसमें उसे सीधा 50% लाभ मिलेगा। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड द्वारा आयोजित सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकार से समृद्धि के तहत देश में निर्यात से उन्नति का रास्ता तय किया जा रहा है। हमारी सरकार अधिक से अधिक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीतियों को आगे बढ़ा रही है। देश की जीडीपी में कृषि का 15% योगदान है, जबकि इससे जुड़ी आबादी 60% है। इसलिए इस बड़ी आबादी को विकास के मार्ग में शामिल करना होगा और इसके लिए रास्ता सहकारिता ही है। और जब मैं कहता हूं देश की सहकारिता को मजबूत करना, तब समग्र कृषि और ग्रामीण क्षेत्र, कृषि पर निर्भर आबादी और समग्र ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात करता हूं। मैं कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के उत्पादों की जीडीपी में योगदान 15% है, 15% है, और आबादी लगभग 60% है।
कोई देश 60% आबादी को इग्नोर कर अपने अर्थतंत्र को मजबूत नहीं कर सकता। कार्यक्रम में भाग लेते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सहकार से समृद्धि को पूरा करने में हम सबका योगदान है और इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, खासतौर से निर्यात के क्षेत्र में। आज खाद्य और कृषि पदार्थ सबसे ज्यादा भारत के निर्यात में योगदान प्रदान कर रहे हैं। हमारे किसानी क्षेत्र में हमारे हथकरघा, हमारे हस्तशिल्प, ये सभी जो लोग देश की आर्थिक उन्नति में अपना योगदान दे रहे हैं, इन सभी के लिए बहुत अहम भूमिका निभाने जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान NCEL के लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर का लोकार्पण भी किया गया। साथ ही सहकारिता मंत्री द्वारा NCEL के सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मुकेश दवे हैं, MD हैं नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड NCEL के, और डॉक्टर विजेंद्र सिंह चेयरमैन हैं NAFED के। दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मुकेश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, NCEL की हम बात करें तो नया ये इंस्टीट्यूशन है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड NCEL यानी कि राष्ट्रीय सहकार निर्यात समिति, इसकी संरचना माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी के एक सपना जो है कि सहकार से समृद्धि वो भारत में कैसे लाया जाए, उसी के बेसिस के ऊपर और उसी सपने को साकार करने के लिए माननीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन के अंदर ये एक स्पेशल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट हाउस जैसा बन सके, उस हिसाब से डिजाइन किया गया है। इस एक्सपोर्ट हाउस के लिए या इस एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 5 सबसे बड़ी जो कोऑपरेटिव कंपनी है भारत की, इनको चुनी गई है। तो अमूल, क्रिप्को, इफको, नाफेड और NCDC, ये 5 कंपनियों ने मिलकर इसका फॉर्म किया है और इसका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ये है कि भारत के सहकारी उत्पाद को निर्यात कैसे किया जाए। ठीक है, हमारे साथ विजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विजेंद्र सिंह चेयरमैन हैं NAFED के। सिंह साहब, जो NCEL का उद्देश्य है कि हम किस तरह से एक्सपोर्ट करें, अपनी जो सहकारिता है उसको किस तरह से बढ़ावा दें, तो इसके अगर अभी तो शुरुआत है, लेकिन ये जो शुरुआत है इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सपना है और मेरे को भी कोऑपरेटिव में काम करते हुए तकरीबन 40 वर्ष हो गए। बहुत से मंत्रियों से भी इंटरेक्शन हुई, लेकिन बधाई देता हूँ विशेषकर कोऑपरेटिव मूवमेंट की तरफ से श्री अमित शाह जी को, जो कि पहले कोऑपरेटिव मंत्री मोदी जी ने बनाए। जिस तरह से उन्होंने खाली NCEL को ही नहीं और भी बहुत सारे स्टेप लिए हैं, जिससे बहुत बड़ी ये बेरोजगारी देश की कम होगी और काम करने के मौके मिलेंगे। सबसे बड़ी बात आज के इस फंक्शन में उन्होंने एक कही है, जो किसी कोऑपरेटिव लीडर ने आज तक सोचा नहीं था। उन्होंने ये 3 बड़ी संस्थाएं बनाई हैं अभी, और एक एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव फेडरेशन, एक बनाया है ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव, जो केवल ऑर्गेनिक का ही बढ़ावा करेंगे, और तीसरा बनाया है कि सीड कोऑपरेटिव फेडरेशन। अच्छी किस्म के बीज होंगे, किसान को सबसे अच्छी मदद मिलेगी। और आज अमित शाह जी ने ये भी कहा कि जो ये एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव फेडरेशन जो बनाई है, जिसमें अभी मेरे साथी ने कहा कि 5 कंपनियां नहीं बल्कि संस्थाएं हैं कोऑपरेटिव की। इफको है, क्रिप्को है, NAFED है, अमूल है।
ये इसके 5 बेसिक फाउंडर मेंबर्स हैं और कई हजार और कोऑपरेटिव के सोसाइटीज और फेडरेशंस भी इसकी मेंबर्स होंगी। आज उनके भाषण में सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट जो देखने को मिला, उसमें उन्होंने कहा है कि टोटल एक्सपोर्ट ये करेंगे और उस एक्सपोर्ट से जो फायदा होगा उसका 50% सीधा किसान को दिया जाएगा। उदाहरण के रूप में एक किसान से कितना हमने प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत खरीदा है और पहला उनको फायदा होगा कि उनकी टोटल क्रॉप प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत खरीदी जाएगी, जो कि गवर्नमेंट तय करती है कि किसान को घाटा हो रहा है, जो मार्केट रेट है उससे ऊपर रेट तय करती है गवर्नमेंट, और हमारे नेफिड जैसी संस्थाओं को कहती है कि आप इस रेट में ये चीज कमोडिटी खरीदनी है, दाल है, चावल है, मक्का है। और उन्होंने ये कहा है कि जो उसकी प्राइस सपोर्ट स्कीम देने के बाद जो लाभ इस संस्था को होगा वो 50% उसका उन किसानों में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वितरण होगा, जिनसे वो फसल वो कमोडिटी खरीद के एक्सपोर्ट की गई है। ठीक है। तो ये तो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि कोई एक्सपोर्ट करेगा। आज तक तो सेठ लोग ही एक्सपोर्ट करते आए, पता ही नहीं लगता था कि किसको क्या बेनिफिट हो रहा है। किसान का तो नाम भी नहीं जानते थे ये लोग। तो कोऑपरेटिव के माध्यम से किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, मेरा ये मानना है। और बधाई देता हूं विशेषकर अमित शाह जी को कि मैंने और भी बहुत सारे मंत्री देखे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जिस जोश के साथ, जिस लगन के साथ, जिस तन्मयता के साथ, जिस नॉलेज के साथ आप काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि कोऑपरेटिव मूवमेंट इस हिंदुस्तान में तरक्की के लिए, बेरोजगारी को हटाने के लिए एक सबसे बड़ा साधन होगा। ठीक है। दवे साहब, जैसा अभी तक बताया गया है कि 5 जो इसके फाउंडिंग मेंबर हैं, आगे कौन कौन सी वो सहकारी समितियां हो सकती हैं जो इससे जुड़ेंगी? उनके लिए कोई क्या क्राइटेरिया रखा गया है या सभी सहकारी समितियां इससे जुड़ सकती हैं? इसमें किसी भी सहकारी संस्था जुड़ सकती है। क्राइटेरिया सिर्फ उसकी साइज के हिसाब से रखा गया है कि जैसे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है तो कुछ शेयर ले सकते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट स्टेट फेडरेशन है वो कुछ शेयर ले सकते हैं, और प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटी है जो एकदम लोएस्ट लेवल की सोसाइटी है, छोटी सी जो कृषि और दिव्यांग सोसाइटी जो होती है, वो लोग 10,000 रुपये का एक ही शेयर उनको लेके मेंबर बन सकते हैं। ठीक है। अगर हम किसानों की बात करते हैं, जिस तरह से अभी डॉक्टर विजेंद्र सिंह भी बता रहे हैं कि जो फ़ायदा होगा 50% फ़ायदा सीधे किसानों को जाएगा, और किसानों की अगर हम बात करें, किसानों से डेयरी भी जुड़ी हुई है, दूसरे कई इस तरह के उद्योग धंधे हैं जो किसानों से जुड़े हुए हैं। तो किसानों के पहलू से अगर हम बात करें दवे साहब, तो किसानों को किस तरह से इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है भविष्य में? किसानों को ये जो मॉडल है, बेसिकली जो कोऑपरेटिव का मॉडल है जो अमूल के साथ अपनाया गया हुआ है, उसी लाइन के ऊपर ये मॉडल होगा कि अमूल के मॉडल में आज करीब 85% ऑफ व्हाट कंज्यूमर पे गोज बैक टू द फार्मर एज कॉस्ट ऑफ मिल्क। तो इसी तरह सिमिलर मॉडल को अपनाते हुए हम मान लो एक्स प्राइस पे चावल खरीद लिया है किसान से और इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं कहीं बाहर, और इसके बाद जो मुनाफा मिलेगा उस मुनाफे का 50% हम उसी चावल को, उसी किसान को जिससे हमने चावल खरीदे हैं, उसको वो वापिस दे देंगे। तो इस तरह जितने भी किसानों से चावल खरीदे गए थे तो सबको जो भी प्रॉफिट आया उसका 50% एज एन एक्स्ट्रा इंसेंटिव और एक्स्ट्रा एक सहकारिता के माध्यम से ये उनके खातों में जमा किया जाएगा। तो ये उनके लिए पूरा एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, या एक तरीके से इनके कॉस्ट इतनी ज्यादा उनको मिल रही है। ठीक है। डॉक्टर विजेंद्र सिंह, ये भी बताया गया है कि जो NCEL है उसका एक मकसद ये भी है कि क्रॉप पैटर्न में जो बदलाव है उसको प्रोत्साहित करना।
हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप समझाएंगे कि कैसे ये इसको प्रोत्साहित करेगा, जो क्रॉप पैटर्न में बदलाव ज़रूरी है अब? कि क्रॉप पैटर्न में बदलाव बहुत जरूरी है कि जिस तरह से ये पेट्रोल में मिलाने के लिए जो ये प्रोडक्ट तैयार करने का हुआ है, ये एक चावल से बनता है और दूसरा मक्का से बनता है। और चावल 10 टाइम्स पानी ज्यादा लेता है, चावल की फसल जो है, धान की फसल, और मक्का 1% लेता है, वो 10% लेता है। तो पानी की पहले ही स्केर्सिटी है देश में। अमित शाह जी ने एक दिन इसके ऊपर भी लंबा चौड़ा अपना विचार रखा था कि जहां जहां भी जब तक किसान को प्रॉपर दाम नहीं मिलेगा तो कोई भी मक्का नहीं उगाएगा। और पेट्रोल के लिए हमारे देश को, अरबियन कंट्रीज को पता नहीं कितने हजारों करोड़ हर वर्ष देने पड़ते हैं। तो इस तरह से उसमें 20% के करीब वो मिलान करके, तो 20%, अभी तक 12% के करीब पेट्रोल में वो मिला करके काम चलाया जाता है। जिस दिन 20% मिलाएंगे तो 8% का देश को और फायदा होगा। तो उसका कहना ये है कि जो मक्का उगाने के एरियाज हैं वहाँ किसानों को अवेयर करा जाए और उनका जो दाम है वो उचित मूल्य पे उनको श्योरिटी हो कि हाँ तेरी फसल होगी, इतना दाम पे ये संस्था या ये गवर्नमेंट आपका खरीदेगी। तो सब जो है अपने पर्सनल गेन्स के लिए मक्का उगाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी हेल्प होगी पेट्रोल प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है दवे साहब, NCEL किस तरह से काम करेगा? एक तो क्रॉप पैटर्न में बदलाव की जो बहुत बड़ी ज़रूरत इस वक्त बताई जा रही है, साथ ही साथ बायोफ्यूल का जो एक शुरुआत की जा रही है हरित ईंधन के रूप में, और बायोफ्यूल को किस तरह से विदेशी बाज़ारों में हम इंट्रोड्यूस कराएं भारत के बायोफ्यूल को, ये NCEL किस तरह से इसको फैसिलिटेट करेगा? इसमें 2 तरीके हैं बायोफ्यूल के लिए। एक तरीका है जो अभी जितेंद्र सिंह साहब बता रहे थे कि मक्का उगाने के बाद जो जैसे अल्टीमेटली इथेनॉल निकाला जाएगा और उस इथेनॉल को पेट्रोल के साथ या डीजल के साथ मिक्स किया जाएगा अप टू 20%। तो पेट्रोल या डीजल का कंजम्पशन हमारा इतना कम हो जाएगा, इतना मतलब हमको इतना क्रूड पेट्रोलियम हमको कम इंपोर्ट करना पड़ेगा और उसकी जगह पे हम हमारे देश में ही पैदा हुआ मक्के से इथेनॉल बना सकेंगे। तो क्रॉप पैटर्न जो चेंज करना था, इसमें एक सब्जेक्ट ये था। दूसरा एक और पॉइंट ये था कि क्रॉप पैटर्न चेंज करने के लिए आजकल क्या होता है कि किसान को पता नहीं है कि क्या उसको उगाना चाहिए या 6 महीने के बाद क्या मार्केट होगा। कि क्रॉप का जनरेशन तो होगा, आज होता है 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद उसको फूलता है, तो उस टाइम की मार्केट सिचुएशन उसको पता नहीं होती है। तो जैसे डेवलप्ड वर्ल्ड में ऐसे होता है कि सबको कोटा दिया जाता है, सबको बताया जाता है कि आप ये करो, आप ये करो, इसका ये रेट होगा, ये रेट होगा। तो उस हिसाब से बताने से किसान को भी पता चलेगा कि उसको किस चीज का क्रॉप किस वक्त लेना है। दूसरे हवामान के भी आगोतरी जानकारी से हम किसानों को ये भी बता सकेंगे कि आपको किस तरह से बारिश मिलने वाली है, किस तरह से पानी मिलने वाला है या किस तरह का क्लाइमेट रहने वाला है। तो अपनी क्रॉप पैटर्न को उस हिसाब से शायद करके करेगा, तो जब मार्केट में जरूरत होगी तब क्रॉप आएगा, तो उसकी वजह से क्या है उसको दाम ज्यादा मिल सकेगा। तो एक क्रॉप पैटर्न में ये होगा। और दूसरी जब हम बायोफ्यूल की बात कर रहे हैं तो बायोफ्यूल में इथेनॉल वाला तो मैंने बताया। तो दूसरा एक चीज ये भी है कि जो आज गौ का काऊ और बफेलो जो डेयरी इंडस्ट्री है, तो डेयरी इंडस्ट्री में काऊ और बफेलो हमारे पास बहुत ज्यादा है, संख्या में बहुत है। और आज हम उसके गोबर का कोई साइंटिफिक यूज नहीं कर रहे हैं। गाँव में थोड़ा बहुत यूज हो जाता होगा, पर अब उसमें से बायोफ्यूल कैसे जनरेट किया जाए, मीथेन कैसे उसमें से निकाल के उस मीथेन को बायोफ्यूल में कन्वर्ट किया जाए। और गुजरात में पालनपुर में बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बनास डेयरी, जो भारत की सबसे बड़ी डेयरी कलेक्शन डेयरी है, जो आज करीब 70 लाख लीटर दूध हर रोज इकट्ठा करती है, इन्होंने बहुत बड़ा बायोफ्यूल का प्लांट लगा दिया हुआ है। और ऐसे गोबर को इकट्ठा करते हुए
वो उस गोबर में से बायोफ्यूल जनरेट करते हैं, फिर उसमें से जो स्लरी बच जाती है गोबर की, उसमें से वो फर्टिलाइजर जनरेट करते हैं, तो किसानों को वही फर्टिलाइजर वापस दे सकते हैं। प्लस जो गोबर भी, गाय के दूध के तो पैसे किसान को मिलते ही है, उसको छोड़ के उसको गोबर के भी पैसे अब मिलने लग गए हैं। तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया कि जो गोबर उसने सोचा भी नहीं था कि इसको कोई छुएगा भी नहीं, ऐसा सोचते थे, उसकी जगह उनको पैसे मिल रहे हैं उनको। तो बायोफ्यूल में इथेनॉल मकसद से, और दूसरा ये गोबर से बायो सीएनजी निकलेगा, उसका भी यूटिलाइजेशन चालू हो जाएगा। ये जो एथेनॉल या सीएनजी जो भी निकलेगा, इसको क्या विदेशों में एक्सपोर्ट करने का काम भी एनसीईएल की ओर से किया जाएगा? वो भी कर सकते हैं, अगर हमारे रेट किस हिसाब से आते हैं, प्लस हमारे देश की खपत कितनी होती है पहले, उसको देखते हुए फिर जो भी सरप्लस होगा उसको भी एनसीईएल के थ्रू निर्यात किया जा सकता है। ठीक है। डॉक्टर विजेंद्र सिंह, एक जो काफ़ी प्रोत्साहित इस वक्त देश में किया जा रहा है वो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को अब हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर छोटी छोटी, चाहे सहकारी समितियां हैं या दूसरे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं। तो एनसीईएल और इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो किस तरह से जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनको विदेशी बाज़ारों में पहुंचाएं, उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से ये एनसीईएल का गठन किया है, उसी पैटर्न के ऊपर ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव फेडरेशन का भी गठन किया गया है। तो वो टोटल ऑर्गेनिक के साथ डील करेगी और किसानों को ऑर्गेनिक के बारे में बताएगी। अल्टीमेटली यही आता है कि किसान को जब ये श्योर हो जाएगा कि आप इस फसल को इस तरह से उगाएंगे, तो बगैर फर्टिलाइजर के आपको इसका दाम इतना मिलेगा, जो फर्टिलाइजर से फसल 1.25 गुनी, 1.5 गुनी, 2 गुनी तक होती है। किसान डरता है कि अगर तूने ये अपनाया और भाव नहीं मिला, तो ये जो संस्था बनाई है इसकी एक क्रेडिटेबिलिटी होगी और इसकी जो प्राइम ड्यूटी होगी, जो शास्त्र मंत्री जी ने कहा कि किसान को जो फर्टिलाइजर के साथ फसल उगा रहा है उससे ज्यादा दाम तक हम देने के लिए तैयार हैं। और ऑर्गेनिक को बढ़ावा तभी दिया जा सकता है, और ऑर्गेनिक जितने भी क्रॉप या जो भी कमोडिटीज पैदा होंगी उससे देश के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा और एक्सपोर्ट में भी मदद मिलेगी। ठीक है। इसमें भी सबसे बड़ी कड़ी एक ही है कि किसान को ये यकीन हो जाए कि ऑर्गेनिक फसल वो उगाएगा तो उसको दाम दूसरी फर्टिलाइजर वाली फसल के मुताबिक उसको 21 मिले, 2%, 5% ज़्यादा मिले, तभी उगा पाएगा। ठीक है। दवे साहब, प्रधानमंत्री भी ये बार बार कहते रहते हैं कि $5 ट्रिलियन की हमको अर्थव्यवस्था बनाना है, दुनिया की 3 जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें भारत को लेके आना है। ऐसे में जो ये कोऑपरेटिव मूवमेंट है या एनसीईएल जैसे संस्थाओं का गठन है, साथ ही साथ निर्यात को बढ़ावा देना है, देश के अंदर का जो सामान है, ये कितना महत्वपूर्ण साबित होने वाला है हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। एनसीईएल के वजह से जो निर्यात होगा तो इसके 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आएगा, और दूसरा उस फॉरेन एक्सचेंज का फायदा जो होने वाला है या जो प्रॉफिट होगा जो सीधा किसानों के पास चला जाएगा। तो इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी और कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। वो दोनों फायदे एक साथ एक ही इससे हो जाएंगे। ठीक है। डॉक्टर विजेंद्र सिंह, कोऑपरेटिव जो मूवमेंट है उसको और मजबूत किया जाए, ऐसे में एनसीईएल की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रहेगी? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो जैसे मेरे साथी दवे साहब ने भी बताया कि मेंबरशिप हर लेवल पे सोसाइटी के लिए अलाउड होगी, उसके नॉमिनल चार्जेस के साथ। जो भी वो सोसाइटी का प्रोडक्ट होगा, चाहे वो लोकल मार्केट में बेचा जाना हो या एक्सपोर्ट किया जाना हो, उसमें भी ये संस्था उनकी मदद करेगी। और इससे भी सबसे बड़ा फायदा ये होगा
कि आज के दिन जो एक्सपोर्टर्स हैं पता ही नहीं लगता। अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि हमारे यहाँ ओनियन के क्राइसिस हैं। हमारे देश के एक्सपोर्टर्स कह रहे हैं हमारे एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाए। मैं फिर प्रशंसा करता हूं मोदी जी की सरकार की और विशेषकर अमित शाह जी की कि 40% ड्यूटी लगा दी उनको एक्सपोर्ट के ऊपर, ताकि जब उनको मुनाफा ही नहीं होगा तो एक्सपोर्ट नहीं होगा। और उसका केवल और केवल पर्पज ये था कि कंज्यूमर को जायज दाम के ऊपर प्याज यहाँ उपलब्ध कराया जा सके। और इसमें विशेषकर उन्होंने, मैं आभारी हूँ नेफेड का अध्यक्ष होने के नाते कि हमारे ऊपर और एनसीसीएफ कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया और नेफेड के ऊपर ये भरोसा किया और पूरे देश में प्याज का और टमाटर का वितरण कराया। ठीक है, ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो ये जो महत्वपूर्ण कदम NCEL के रूप में उठाया गया है, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के रूप में, आने वाले समय में जो हमारे देश के दूर दराज के गांव के जो प्रोडक्ट हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, उसके अलावा डेयरी के प्रोडक्ट हैं, किसानों के जो प्रोडक्ट हैं, उनको हम विदेशों में बिकते हुए देखेंगे। इसका काम है इन सामानों को किसी तरह से विदेशी बाज़ार उपलब्ध कराना, और जिस तरह की कोशिश हो रही है उससे ये साफ़ है कि बहुत जल्दी काफ़ी अच्छी सफलता NCEL को इसमें मिलने वाली है। इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल,